हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। और दोस्तों, आप लोगों ने हमारे चैनल को जितना प्यार दिया है, वीडियोस आपने देखे हैं, अपने कमेंट्स दिए हैं, सबके लिए आप सबको धन्यवाद। और दोस्तों, आज के वीडियो में हम लास्ट फाइनल हम मर्न का कुछ कॉन्सेप्ट बताएंगे, आपको कुछ टिप्स बताएंगे, जिसमें हम सारा कुछ कवर करेंगे कि जो अभी तक हमने पढ़ा वो क्या क्या पढ़ा, क्या क्या कॉन्सेप्ट हमने कवर किया। क्योंकि ऑलमोस्ट सारे कॉन्सेप्ट जितने होते हैं बेसिक, आपको एक नोड जेएस और रिएक्ट में समझना चाहिए, वो सारा कुछ हमने क्लियर कर लिया है। एक मिनी प्रोजेक्ट में सारे कॉन्सेप्ट को, सारी इंप्लीमेंटेशन को करके हमने देख लिया है। तो आज की वीडियो में एक सबसे बड़ा टिप्स जो काफ़ी लोग यूजर्स ने हमसे पूछा है, या काफ़ी जो विजिटर है वो कह रहे थे ई कॉमर्स वेबसाइट का, कि ई कॉमर्स वेबसाइट बनाइए मर्न में, नोड जेएस में, या मोंगो डीबी की हेल्प से। तो देखिए दोस्तों, आप वेबसाइट कोई भी बनाना चाहे वो ई कॉमर्स हो, नॉर्मल वेबसाइट हो, कॉन्सेप्ट सबका सेम ही होता है। डाटा इंसर्ट करने की क्यूरी सेम ही होगी, डिस्प्ले कराने की क्यूरी सेम ही होगा, और आप डिस्प्ले कराने के बाद इमेज अपलोडिंग का जो कॉन्सेप्ट होता है प्रोडक्ट में, ऑर्डर का सारा कॉन्सेप्ट सेम ही होता है। बट आपको लॉजिक्स लगाने पड़ते हैं। कॉन्सेप्ट सेम होता है, लॉजिक अलग अलग होते हैं। हर काम के लिए लॉजिक्स का आपको ध्यान देना चाहिए। इसलिए मैं सभी वीडियो में या फिर हम आर्टिकल्स में या कहीं भी हमेशा आपको यही सजेस्ट करता हूँ कि आप वीडियो को देखें, कोड को नहीं समझें, या कोड को कॉपी पेस्ट ना करें। आप वीडियो को देखें या लॉजिक को समझें कि किस टाइप की लॉजिक किस कंडीशन में हमें लगानी है। क्योंकि अगर कोर कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा तो डेफिनेटली आप कोई भी वेबसाइट, चाहे वो ई कॉमर्स की हो, नॉर्मल डायनेमिक वेबसाइट हो, सीएमएस हो, कोई भी वेबसाइट आप बनाना चाहे वो इजीली आप बना सकते हैं। तो देखिए, हम छोटा सा एक शुरुआत करते हैं यहाँ पे। सपोज आप ई कॉमर्स की वेबसाइट बनाना चाहते हैं, मान के चलिए कि मैं ई कॉमर्स की वेबसाइट बनाना चाहता हूँ, ठीक है। तो ई कॉमर्स की वेबसाइट के लिए सबसे मॉड्यूल को समझिए। मॉड्यूल क्या होता है? एक मॉड्यूल होता है, सबसे पहला मॉड्यूल होता है, अगर ई कॉमर्स वेबसाइट बनाना चाहते हैं तो यूजर। क्योंकि मेन हमारा क्या होता है, यूजर ये कहिए या फिर एक कहिए कस्टमर, हमारा मेन होता है। अगर कस्टमर नहीं है तो ई कॉमर्स वेबसाइट का कोई काम नहीं है। अगर कस्टमर है तो कस्टमर के लिए क्या क्या चीज़ें आपको रिक्वायर्ड होती हैं? एक तो आप रजिस्ट्रेशन का फॉर्म बनाना चाहिए, ठीक है। दूसरा होता है लॉगिन। अगर फॉर्म बन चुका है तो लॉगिन का फीचर्स होना चाहिए। अगर यूजर लॉगिन कर पा रहा है, सब कुछ हो रहा है, तो वो क्या कर सकता है, ऑर्डर जनरेट कर सकता है। ऑर्डर जनरेट कर सकता है, ऑर्डर जनरेट करने के बाद वो अपनी ऑर्डर का स्टेटस दे सकता है, ठीक है। ये कस्टमर के मॉड्यूल होते हैं। कस्टमर इतना काम करता है। पेमेंट गेटवे भी होता है, तो पेमेंट गेटवे भी आपका प्रोडक्ट का मॉड्यूल में आ सकता है, जैसे कि ये ऑर्डर का मॉड्यूल में कहते हैं विजिट प्रोडक्ट एंड मेक पेमेंट। इतना यूजर के मॉड्यूल की बात होती है। दूसरा बात आता है एडमिन की बात। एडमिन पैनल में आपको कौन कौन से कॉन्सेप्ट रखने होते हैं वो समझिए बेसिकली। अब यहाँ पे देखिए, एडमिन के पास क्या क्या फीचर्स होने चाहिए। पहला जो ई कॉमर्स की वेबसाइट की फीचर्स होता है, वो यूजर्स को क्या कर सकता है, वैलिडेट कर सकता है। मीन्स कि यूजर को अगर कोई यूजर गलत कर रहा है उसके ऊपर बार बार, तो उसको सस्पेंड कर सकता है। पहला यूजर्स केस में बात करें। दूसरा आता है प्रोडक्ट की बात। प्रोडक्ट क्या करना होता है, प्रोडक्ट ऐड कर सके, एडिट कर सके, डिलीट कर सके, ये प्रोडक्ट के केस में होता है। उसके बाद होता है हमारा तीसरा केस, एडमिन के केस में होता है ऑर्डर। ऑर्डर केस में क्या होता है, अगर कोई नया ऑर्डर आता है तो उसे क्या कर सकता है, वो चेक कर सकता है ऑर्डर को, स्टेटस चेंज कर सकता है। लाइक पेंडिंग, आपका ये स्टेटस यहाँ की बात करें, STATUS, पेंडिंग है, या फिर ऑर्डर जा चुका है, ऑर्डर कंप्लीट हो चुका है, इसका स्टेटस वो चेंज कर सकता है ऑर्डर केस में। पेमेंट चेक कर सकता है, पेमेंट आया या नहीं आया, उसकी स्टेटस चेक कर सकता है। ऑर्डर अगर आ गया है तो उस केस में अब चौथे मॉड्यूल पे हम बात करते हैं। अगर ऑर्डर सब कुछ हो गया, कंप्लीट हो गया सारा कुछ, तो एक रिपोर्ट वो देख सकता है कि मंथली क्या सेल किया, क्या नहीं सेल किया, मंथली वाइज के ये कैटेगरी वाइज, प्रोडक्ट की कैटेगरी के वाइज भी चेक कर सकता है, ठीक है। और एडिट में आप साथ साथ यहाँ पे भी प्रोडक्ट के साथ साथ आप ये भी देखिए, कैटेगरी मैं भूल गया था यहाँ पे बताना, कैटेगरी आप क्रिएट करने वाला होना चाहिए। कैटेगरी होना चाहिए, प्रोडक्ट इमेज अपलोड का फंक्शन होना चाहिए। प्रोडक्ट जब आप क्रिएट करते हो तो ये तो कॉमन चीज़ है, कैटेगरी या प्रोडक्ट इमेज तो होगी होगी। गैलरी इमेज भी ऑप्शन बनता है आपका, ठीक है। रिपोर्ट जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है, होने के लिए तो ई कॉमर्स आप जितना चाहें उतना कुछ ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कैटेगरी वाइज आप चेक कर सकते हैं कि किस कैटेगरी कितने प्रोडक्ट सेल हुए और क्या कॉस्टिंग हुई, ये सारा कुछ आप मैनेज कर सकते हैं, ठीक है।
अब बात करते हैं चौथा के बाद पांचवा होता है कूपन का। हमारे पास कूपन जनरेट करने का ऑप्शन होना चाहिए और साथ में वैलिडेट भी कर सके कूपन को कि कितने यूज़र इस कूपन को एक साथ यूज कर सकते हैं, या पर्टिकुलर किस यूज़र के लिए या कोई कूपन अगर आप देना चाहते हैं, सपोज आपका बेस्ट कस्टमर है, ज़्यादा आपके प्रोडक्ट को परचेज कर रखा है, तो उसके लिए जैसे ऑफर आप देते हो तो बेस्ट एक कूपन कर सकते हैं बेसिकली ईमेल वाइज या कस्टमर के बिहाफ पे। ठीक है, कस्टमर के बिहाफ पे आप वैलिडेट करके कूपन क्रिएट कर सकते हैं। ये फंक्शनलिटी होती है आपके पास कूपन की। उसके बाद हम बात करें तो इसमें देखिए मेन ई कॉमर्स में क्या है, प्रोडक्ट कैसे क्रिएट कर सकता है, ऑर्डर जनरेट कर सकता है, रिपोर्ट और पेमेंट का आप चाहें तो अपना बना सकते हैं कि पेमेंट चेक मतलब पूरा पेमेंट का एक जगह आप रखना सकते हैं, एक तरीके से ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, ट्रांजेक्शन रिपोर्ट। ठीक है, ये आप कर सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद आता है अगर आपके वेबसाइट में आप फंक्शनलिटी चाहते हैं, जैसे आप ई कॉमर्स की बात करें हैं, अमेजोन की बात करते हैं, तो उनका अपना खुद का क्या डिलीवरी कॉन्सेप्ट है, तो वो क्या करते हैं अपडेट कर सकते हैं। उनके पास ऑप्शन होता है पैनल में अपडेट करने का कि कौन से प्रोडक्ट आया तो उसकी क्या स्टेटस है, मतलब आज डिलीवरी हुआ, कब डिलीवरी होगा या कहाँ कहाँ पहुँच गया, उसकी आप डिलीवरी की स्टेटस आप यहाँ से मैनेज करने का आप बना सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट हो गया। उसके बाद होता है अगला कॉन्सेप्ट बात करते हैं। ये तो एक है कि एक सिंगल आप कहिए कि नॉर्मल एक ई कॉमर्स वेबसाइट बनाना चाहते हैं, उसके लिए कॉन्सेप्ट है। अगर आप इसमें कहते हैं मल्टी वेंडर कॉन्सेप्ट की बात करता हूँ, तो मल्टी वेंडर में थोड़ा सा चेंज हो जाता है। अगर हम यहाँ से मल्टी वेंडर की बात करें, ठीक है, मल्टी वेंडर में फिर आपको वेंडर रजिस्टर करने का ऑप्शन देना पड़ता है। वेंडर रजिस्टर यानी कि वेंडर की सारी रजिस्टर करेगा, फिर लॉगिन, फिर वेंडर क्या कर सकता है प्रोडक्ट की लिस्टिंग कर सकता है। अगर इसकी प्रोडक्ट का ऑर्डर आता है तो ऑर्डर चेक कर सकता है एंड अपडेट स्टेटस। ठीक है, ट्रांजैक्शन देख सकता है, रिपोर्ट आप बेसिकली कर सकते हो इसका रिपोर्ट। और ये सारा जो भी वेंडर का कॉन्सेप्ट है वो एडमिन भी चेक कर सकता है इसका, इसके कितने ऑर्डर आए क्या, क्योंकि इसमें आपका क्या होगा एडमिन के पार्ट में क्या होगा कमीशन का पार्ट होगा। ठीक है, कमीशन आप लगा सकते हो जो भी परसेंटेज में लगाना चाहो, या फ्लैट के होता है प्रोडक्ट के प्राइस के ऊपर भी होता है, वो आपके ऊपर कंडीशन की क्या क्या कमीशन की कंडीशंस आप लगाना चाहते हो। ये एडमिन पैनल में मल्टी वेंडर का कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, कमीशन वाइज। अब आप ये समझिए कि ये जो कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पे एक्सप्लेन किया ए टू जेड, जो भी यहाँ पे मैंने किया, अब आप समझिए कि क्या ये सारे कॉन्सेप्ट हमने बना रखे हैं या नहीं बनाए हैं। ठीक है, और इसमें हाँ एक चीज़ और है कि अगर आप यूजर है तो कार्ड की फैसिलिटी भी होती है, वो तो चेकआउट सारा कुछ वो एक उसी में आ जाता है कि कार्ड इसमें विजिट करने कार्ड का होगा कॉन्सेप्ट। फिर पेमेंट गेटवे, शिपिंग का एक ऑप्शन रहता है शिपिंग का। ठीक है, दूसरा इसमें एक होता है शिपिंग का होता है। हाँ, शिपिंग का कॉन्सेप्ट होता है जो कि एडमिन के पास आपके पास होता है कि आप ऐड कर सकते हो शिपिंग चार्जेस। ठीक है, कंट्री वाइज स्टेट कोड वाइज ये आपके ऊपर है कि आप किस तरीके से शिपिंग चार्जेस कर सकते हो। ऐसे कॉन्सेप्ट करेंगे तो बहुत हैं। नौमा हम आ जाते हैं यहाँ पे, नौवें कॉन्सेप्ट की बात टैक्स की। टैक्स आप कर सकते हो कि कितने % टैक्स लोगे प्रोडक्ट का। अगर टैक्स वाली अगर आप प्रोडक्ट है टैक्सेबल प्रोडक्ट है तो वो भी आप यहाँ पे कॉन्सेप्ट लगा सकते हो। वेरिएबल बनाने का ऑप्शन दे सकते हो कि जैसे कलर है, डिफरेंट डिफरेंट साइज है प्रोडक्ट में, तो वो आप कर सकते हो। बेसिकली उसका मतलब हो गया प्रोडक्ट वेरिएबल, प्रोडक्ट वेरिएशन एंड एट्रीब्यूट। मतलब कि वेरिएशन का मतलब बेसिकली ये हुआ कि वेरिएशन, इसका बेसिकली मतलब ये हुआ कि कलर है, साइज है, डिफरेंट डिफरेंट साइज के प्रोडक्ट है, मतलब एक कलर मान लीजिए रेड कलर का है और उसका डिफरेंट डिफरेंट साइज है, तो वो वेरिएशन क्रिएट करने का आपके ऑप्शन होना चाहिए। ये सारा कुछ कॉन्सेप्ट ई कॉमर्स में इस तरीके के होते हैं। ठीक है, अब मोटा मोटा समझते हैं कि क्या ये सारे कॉन्सेप्ट हमने पढ़े हैं या नहीं पढ़े हैं नोड.जेएस में, और आप देख लीजिए जो हमने बनाया है रिएक्ट के साथ। अब आप देखो जो मिनी प्रोजेक्ट हमने बनाया उसमें यूजर रजिस्टर का सारा कॉन्सेप्ट बनाया है कि यूजर कैसे रजिस्टर करता है, कैसे यूजर को रजिस्टर करना है। ठीक है, उसके बाद हमने लॉगिन का भी फीचर्स बना रखा है कि लॉगिन कैसे करते हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं कि प्रोडक्ट की कि ऐड प्रोडक्ट, एडिट और डिलीट। तो हमने कैटेगरी ऐड करके देखा है, एडिट करके देखा है, डिलीट करके देखा है, सारे ये क्लियर है। अब प्रोडक्ट इमेज तो मैंने प्रोफाइल का बनाया है कि यूजर प्रोफाइल आपने देखा होगा, अगर आपने ये
मिनी प्रोजेक्ट बनाया है। तो यूज़र प्रोफाइल की हम बात करते हैं यहाँ से, यूज़र प्रोफाइल, तो यहाँ इमेज अपलोड करने का भी कॉन्सेप्ट हमने बना रखा है। तो ये कॉन्सेप्ट भी आपका यहाँ पे देखा जाए तो क्लियर हो गया कि प्रोडक्ट इमेज कैसे अपलोड करते हैं। उसके बाद ऑर्डर में क्या होता है, जब जो भी ऑर्डर जनरेट होगा वो भी इंसर्ट के थ्रू होगा। अब ऑर्डर किस तरीके से, वो आपका कॉन्सेप्ट है, किस तरीके से आप मल्टीपल अगर ऑर्डर आ रहे तो एरे में आप रख के कर सकते हैं, ठीक है। एरे फॉर्मेट में हम मल्टीपल ऑर्डर एक साथ हम रख सकते हैं। जैसे आप एक यूजर है 10 प्रोडक्ट खरीद रहा है एक बार में, तो क्लिक करके सेशन में हम उस डाटा को रख सकते हैं, जो कि हमने आपको यूजर स्टोरेज का कॉन्सेप्ट भी बता दिया। मतलब स्टोरेज हमने बनाया था ना, यहाँ पे टोकन को स्टोर किया था, तो उसमें क्या हो रहा था, लोकल स्टोरेज का यूज कर रहे थे। तो लोकल स्टोरेज में हम कैसे हम रख सकते हैं मीन टाइम के लिए, जब तक यूज़र अगर पूरा परचेज नहीं करता है, और यूज़र जो हमारा लोकल स्टोरेज है उसको हम एक टाइम के बाद डिलीट भी कर सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट भी हमने देख रखा है। तो वो आप ऑर्डर के केस में जब ऑर्डर जनरेट कराए, आप मल्टीपल ऐड टू कार्ड वाला फंक्शनलिटी है वहाँ पे आप यूज कर सकते हो, क्लियर। उसके बाद ऑर्डर जब आ गया, सारा कुछ पेमेंट हो रहा है, पेमेंट गेटवे इंटीग्रेशन का तो देखिए कॉन्सेप्ट है, हर पेमेंट गेटवे का अपना अपना तरीका है, हर कॉन्सेप्ट का, मतलब आप कोई भी एपीआई यूज करेंगे, चाहे वो पेमेंट गेटवे आप इंडियन है या फिर आप बाहर का कोई पेमेंट गेटवे यूज कर रहे हो, तो सबका अपना बना बना एपीआई होता है, उसमें कुछ नहीं। जैसे हमने एपीआई यूज करना यहाँ पे सीखा, जैसे हमने अपने नोड.जेएस में खुद की एपीआई बनाया, और पासवर्ड कैटेगरी इंसर्ट करने की बात करें, या फिर कैटेगरी के साथ साथ आप यूजर रजिस्ट्रेशन की बात करें, जैसे एपीआई कॉल किया हमने डाटा फैच करने का, वो उसी तरीके की एपीआई हमारे पेमेंट गेटवे का भी होता है। उनका एपीआई में बस आपको ऑलरेडी बताते हैं कि क्या क्या मॉडल, जैसे आप पेमेंट गेटवे में कौन कौन से डाटा चाहिए, ऑर्डर की आईडी पास करना होता है, कस्टमर का डिटेल पास करना होता है, अगर उसमें है ऑप्शन तो आपको प्राइस पास करना होगा कि ऑर्डर कितने प्राइस का। तो एपीआई में ऑलरेडी वो सारा कुछ एक्सप्लेन करते हैं कि ये एपीआई का यूआरएल है हमारा, कौन सा मेथड आपको यूज करना है, जैसे पोस्ट है, गेट मेथड, कौन से मेथड को कॉल कराना है एपीआई में, और कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन आपको उस एपीआई पे पास करनी है। वो सारी चीज़ें हमने ऑलरेडी एपीआई का यूज़ करके देख भी लिया, एपीआई कैसे यूज़ करते हैं नोड.जेएस में और इसमें रिएक्ट.जेएस में। तो वो भी एपीआई हमने यूज़ करके देखा। तो पेमेंट गेटवे भी इंटीग्रेट करना कोई ज़्यादा कठिन काम नहीं होगा। आपको समझना है कॉन्सेप्ट, कि किस कॉन्सेप्ट पे कौन सा वर्क करेगा, किस तरीके से कॉन्सेप्ट। देखो फंक्शनैलिटी हर चीज़ के लिए, अगर आप एक चीज़ करो, अगर मान लीजिए एक वैल्यू इंसर्ट करने की, एडिशन की हम बात करते हैं, 2 वैल्यू का एडिशन इंसर्ट करना है हमें डाटाबेस में। तो कॉन्सेप्ट देखिए, एडिशन का ऐसा नहीं है कि एक सिंगल कॉन्सेप्ट है, आप फंक्शन किसी भी तरीके से बना सकते हो, फंक्शन के अंदर फंक्शन करके आप बना सकते हो, सिंगल फंक्शन में आप बना सकते हो, मल्टीपल फंक्शन में उसको डिवाइड कर सकते हो, डाटा एंट्री का अलग अलग, जैसे 2 वैल्यू की एंट्री के लिए अलग अलग कॉन्सेप्ट बना सकते हो। तो काम क्या है, एडिशन कराना है वैल्यू का, उसका कॉन्सेप्ट आपके पास 1000 तरीके हैं कराने के, वो आपके ऊपर है कि आप कौन सा तरीका यूज करते हो। तो यहाँ कोई फिक्स तरीका नहीं है, कॉन्सेप्ट कहीं भी फिक्स नहीं होता है। एक काम को करने के मल्टीपल कॉन्सेप्ट हो सकते हैं, मल्टीपल फंक्शनैलिटी बना सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि जो मैंने बता दिया सिर्फ वही एकदम फिक्स हो गया, इसके अलावा और एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटी बना ही नहीं सकते, या है ही नहीं मार्केट में, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो मैं कहता हूँ कॉन्सेप्ट को समझिए कि फंक्शन किस तरीके से आपको बनाना है। अब कूपन जनरेट करने की बात करते हैं। कूपन में क्या होता है, नॉर्मल कोड, कूपन कोड हम एंट्री करते हैं, डिस्क्रिप्शन देना चाहो तो कर सकते हो, ठीक है। और कूपन किस तरीके के होंगे, फ्लैट होंगे या फिर परसेंटेज वाइज आपका कूपन अप्लाई होना चाहिए। जब कहीं कूपन अप्लाई होगा तो सिंपली क्या करेगा कूपन, उससे देखेगा कि ये प्राइस जो कैलकुलेट करना है वो परसेंटेज वाइज डिस्काउंट देना है या फ्लैट परसेंटेज देना है। तो जो भी अमाउंट आपका टोटल है उसमें परसेंटेज निकाल लो उसका और उसका माइनस कर दो प्राइस में। सिंपल ये कूपन कोड का कॉन्सेप्ट होता है। तो ये भी कोई ज़्यादा कठिन नहीं है। वैलिडेशन की बात करें कि कस्टमर के बाद, अब सपोज कोई कूपन अप्लाई कर रहा है, तो कूपन अप्लाई करने से पहले यूज़र लॉगिन होना मस्ट है, ठीक है। अगर यूज़र लॉगिन नहीं है तो आप पर्टिकुलर, अगर ऐसा कूपन है जो कस्टमर वाइज है कि कस्टमर लॉगिन होगा तभी तो उसकी ईमेल आईडी आप एक्सेस कर पाओगे, कौन सा यूज़र लॉगिन है और उसके ईमेल आईडी क्या है, ठीक है। तभी आप वैलिडेट भी कर पाओगे कस्टमर को। तो लॉगिन तो रहेगा ही यूज़र। जब यूज़र लॉगिन है और आपने इस कूपन पे ऑलरेडी अप्लाई कर रखा है कि इस ईमेल आईडी, कस्टमर की पर्टिकुलर एक कस्टमर की बात करता हूँ, इस कस्टमर की ईमेल आईडी ये है और यही इस कूपन को एक्सेस कर सकता है। तो जब वो कूपन अप्लाई होगा तो आप वैलिडेट आराम से कर सकते हो कूपन को, ठीक है। तो यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। रिपोर्ट की बात करें तो जब आपके पास डाटा है डाटाबेस में, चाहे वो सेल का रिपोर्ट हो, कैटेगरी वाइज कितने सेल हुए हैं, अगर आपके पास सारा कुछ है, प्रोडक्ट की आईडी सारा कुछ है, तो आई डोंट थिंक कि आपको रिपोर्ट जनरेट करने में कोई ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि डाटा आपके पास है। तो जनरेट आप मंथली को, ईयरली को, डेट वाइज आप कभी भी जनरेट कर सकते हो। बस कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए कि फैच करने के लिए क्या क्या कॉन्सेप्ट होना चाहिए, ठीक है। उसके लिए आप यहाँ पे ज्वाइन का भी यूज करना पड़ेगा, मतलब कि जो हम ज्वाइन कॉन्सेप्ट होता है लुकअप का, वो भी आपको यूज करना पड़ेगा। यहाँ पे वो लुकअप कॉन्सेप्ट भी हमने नोड.जेएस में बता रखा है बैकएंड में।
ट्रांजैक्शन रिपोर्ट भी उसी तरीके से, आप अगर ट्रांजैक्शन हो रहा है उसको किसी एक टेबल में सेव कर रहे हो तो वहाँ से रिपोर्ट आराम से आप डिस्प्ले करा सकते हो। डिलीवरी स्टेटस, आपका प्रोडक्ट है और प्रोडक्ट वाइज आप एंट्री करने का ऑप्शन दे रहे हो तो डिस्प्ले भी करा सकते हो कि हर प्रोडक्ट का अगर डिफरेंट डिफरेंट एंट्री करा रहे हो, किस प्रोडक्ट की डिलीवरी कहाँ स्टेटस आप मैनुअली मैनेज कर रहे हो तो आप डिस्प्ले भी करा सकते हो। शिपिंग चार्जेस क्या होता है? शिपिंग चार्जेस बेसिकली हमारा लगता है कंट्री पे या फिर पिन कोड पे। तो ये कब अप्लाई होगा? जब यूजर पेमेंट करने जा रहा है उससे पहले चेकआउट पेज पे जाता है, वहाँ पे अपना एड्रेस तो डालेगा ना कि हाँ किस एड्रेस पे डिलीवरी होनी है। तो डिलीवरी में जो अपना जिप कोड डाल रहे हो उससे आप वैलिडेट करा सकते हो ना कि अगर आपने एक जिप कोड, मान लें हमारा जिप कोड है 111009 और मैंने लगा रखा है अपने शिपिंग चार्जेस में कि इस जिप कोड पे मैं इतना चार्ज करूँगा, जी चार्जेबल जो होगा शिपिंग का इतना होगा 50 रुपये। जब कोई यूजर चेकआउट पेज पे जिप कोड डाल रहा है तो जिप कोड को वहाँ पे एजेक्स के थ्रू आप गेट कर सकते हो ना, एजेक्स के थ्रू फैच कर सकते हो कि उसका शिपिंग चार्जेस क्या है और देन उसको अप्लाई कर सकते हो, ऐड कर सकते हो उसके टोटल प्राइस में। टैक्स तो पहले ही डिफाइन हो जाता है, जब कोई वैल्यू परचेज करता है तो टैक्स ऑटोमेटिक पता होता है कि 18% लगाने हैं, 12% लगाने हैं, वो आप पहले से डिसाइड करके रखे रहते हो। तो वो भी कोई बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं होता है। प्रोडक्ट जब ऐड होता है तो ऐड टू कार्ड होते ही वो कॉन्सेप्ट आगे कैलकुलेट कर सकते हैं। ये कैलकुलेशन का काम है, इसके लिए कोई कॉन्सेप्ट नहीं बताना पड़ता, ये कैलकुलेशन का काम है, ये आप कैलकुलेट करना होता है आपके लिए। वेरिएशन मैंने बताया, वेरिएशन और एट्रीब्यूट तो ये आप क्रिएट करने का बना सकते हो कि पर्टिकुलर आपने एक वेरिएशन का बना दिया। जैसे मैंने क्या किया, कैटेगरी का बनाया, ठीक है, आपको याद है नोट.जेएस में कैटेगरी बनाया। अब जब मैं पासवर्ड का कॉन्सेप्ट बनाऊंगा यहाँ पे जो मैंने नोट.जेएस में बनाया तो हमने क्या ड्रॉप डाउन में ऑप्शन दिया था ना सेलेक्ट करने का कि ये जो पासवर्ड है वो कौन सी कैटेगरी में है। अब ड्रॉप डाउन में सेलेक्ट कर सकते हो, सेम वही कॉन्सेप्ट है, आप अलग से डिफरेंट करके यहाँ पे वेरिएबल बना सकते हो, डिफरेंट डिफरेंट कलर का, साइज का, जितने तरीके का आप बनाना चाहते हो, ठीक है। अब वहाँ ड्रॉप डाउन से जब प्रोडक्ट एंट्री होती है तो वहाँ ड्रॉप डाउन का कॉन्सेप्ट दे सकते हो, आप मल्टीपल ड्रॉप डाउन कर सकता है एक प्रोडक्ट का, तो इस तरीके के आप कर सकते हो। मल्टी वेंडर में भी क्या होता है, वेंडर रजिस्टर हो रहा तो जैसे एडमिन सारा कॉन्सेप्ट कर रहा है उसी तरह का यहाँ पे कॉन्सेप्ट है कि मल्टी वेंडर एक रोल की बात करते हैं, रोल डिफाइन हो गया एक एक्स्ट्रा। यहाँ पे एडमिन के अंदर सारा फीचर्स था, अब यहाँ पे एक एक्स्ट्रा रोल हो गया यूजर का जो कि वेंडर हो गया। तो वेंडर के में भी ये सारे कॉन्सेप्ट हैं कि प्रोडक्ट क्रिएट कर सकता है, रिपोर्ट देख सकता है। बट वेंडर में केस में क्या है, वेंडर के केस में कि ये सिर्फ अपना ही देख सकता है, औरों का नहीं देख सकता। एडमिन के केस में क्या होता है, ये सबका देख सकता है। तो ये कॉन्सेप्ट आपको लगाना है कि वेंडर के केस में जो भी डाटा एंट्री हो रही है वो सिर्फ वेंडर अपना डाटा देख सकता है, जो कि हमने ये कॉन्सेप्ट अभी यहाँ पे लगाया हुआ है कि कैटेगरी जो क्रिएट कर रहा है यूजर वही अपना कैटेगरी देख सकता है, वो किसी और की कैटेगरी को अब यहाँ पे नहीं देख सकता है। इससे पहले हमारा क्या था, कोई यूजर लॉग इन हो रहा तो सारा कॉन्सेप्ट उसमें क्या था कि सारा का सारा कैटेगरी देख रहा था, चाहे वो आप क्रिएट किए हों या किसी और ने किया हुआ। तो वो जो केस था वो एडमिन के लिए था कि एडमिन लॉगिन कर रहा है तो वो सारा डाटा देख सकता है चाहे वो किसी ने भी क्रिएट किया हो। तो वो कॉन्सेप्ट यहाँ पे बस यहाँ पे वैलिडेट करना पड़ जाएगा आपको कि कौन सा यूजर क्रिएट कर रहा है और उस यूजर के डाटा ही उसको दिखने चाहिए। और ये जो कमीशन का कॉन्सेप्ट होता है वो जब यूजर प्रोडक्ट है या मल्टी वेंडर की बात करता हूँ, वेंडर जब प्रोडक्ट क्रिएट करेगा तो वहीं आपको जब वो अपना प्राइस डाल रहा है ना तो कैलकुलेट करके दिखा दो कि एडमिन कमीशन इतना हो गया, क्योंकि कमीशन एडमिन पैनल में आप एंट्री करने का ऑप्शन दोगे कि एडमिन मान लो कहा देता है कोई भी वेंडर है, ठीक है, या पर्टिकुलर वेंडर वाइज भी कमीशन सेट होता है। तो वेंडर वाइज आप एक फिक्स कमीशन कर दिया, कोई भी वेंडर हो कि 10% मैं कमीशन लूँगा। जब वेंडर अपना प्रोडक्ट एंट्री कर रहा है, प्राइस की एंट्री कर रहा है, ठीक है, तो जैसे ही वेंडर ने अपना प्राइस डाला वहाँ पे एक ऑप्शन दे दो कैलकुलेट कमीशन का। तो जैसे ही बटन पे कैलकुलेट करेगा तो एडमिन का कमीशन वहाँ कैलकुलेट हो जाए जितने परसेंट एडमिन ने डाल रखा है, जिससे क्या होगा कि वेंडर अपना प्राइस अच्छे से सेट कर पाएगा ताकि कमीशन देने के बाद भी उसको कुछ प्रॉफिट बच जाए। तो ये कॉन्सेप्ट एडमिन कमीशन में होता है। तो ये सारी चीज़ें अगर मैं वीडियो के थ्रू बताने जाऊँ तो ये करीब मान के चलो कितने वीडियोज़ में कवर होंगे, आप खुद सोचो। एक नॉर्मल कॉन्सेप्ट को यहाँ पे कवर होने में इतने वीडियोज बन जा रहे हैं, तो इसके कॉन्सेप्ट बनाने में करीब 100 वीडियोज मेरे लग जाएंगे कम से कम हर एक कॉन्सेप्ट को, क्योंकि एक वीडियो में सारा कुछ बनाना पॉसिबल नहीं है और छोटे छोटे वीडियो बनाएंगे एक एक कॉन्सेप्ट पे तो 100, तो ये टाइम कंज्यूमिंग समझो काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो ये मेरे लिए पॉसिबल नहीं है कि वीडियो बना के ई कॉमर्स का सारा एक एक मैं क्या कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ कि इस ई कॉमर्स को बनाने में क्या क्या कॉन्सेप्ट की ज़रूरत पड़ेगा, वो सारा कॉन्सेप्ट हमने पढ़ लिया है। तो अब कॉन्सेप्ट को आप इम्प्लीमेंट कीजिए और आप खुद से प्रोजेक्ट बनाइए। अगर कोई दिक्कत आती है तो हेल्प मैं कर सकता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा आपको सॉल्यूशन दे सकता हूँ कि हाँ इस प्रोडक्ट को बनाने में
क्या सॉल्यूशन यहाँ पे जहाँ एरर आ रहा है आप किस तरीके से उसको सॉल्व कर सकते हो। मैं ये कॉन्सेप्ट आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप खुद भी प्रोजेक्ट को बनाएं, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि ई कॉमर्स के प्रोजेक्ट को मैं इस तरीके से वीडियोस के थ्रू मैं बताऊं और उसको बनाऊं, क्योंकि काफ़ी टाइम जाता है। मैं चाह रहा हूं कि कम टाइम में मैं ज़्यादा से ज़्यादा टेक्नोलॉजी को कवर कर सकूं। मेरा मेन कॉन्सेप्ट ये है कि यूट्यूब पे हिंदी में जो वीडियो नहीं मिलते हैं यूट्यूब पे, जैसे आप डेवलपर हो, इस तरह के वीडियो जो लोग नहीं मिलते, क्योंकि मैंने भी प्रॉब्लम फेस किया हुआ है अपने टाइम में, ठीक है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि अब जो आने वाले डेवलपर हैं उनको एक थोड़ा रिलैक्सेशन हो, कम पैसे, यहाँ पैसे बिना इन्वेस्ट किए उनको कुछ सीखने को मिले। तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा टेक्नोलॉजी कवर करना चाहता हूँ, ना कि एक टेक्नोलॉजी पे 10 तरीके के प्रोजेक्ट बनाना चाहता हूँ। बेसिक मेरा फंडा ये है कि मैं कॉन्सेप्ट को सिखाना चाहता हूँ किसी भी यूजर्स को, चाहे कोई भी डेवलपर हो, एक्सपीरियंस हो, फ्रेशर हो, चाहे कोई भी हो, तो वो कॉन्सेप्ट को समझें, कॉन्सेप्ट को इम्प्लीमेंट करें। कोड पे मत जाए कि कोड किस तरीके से वर्क करे, कॉन्सेप्ट को समझें और कोड कॉपी पेस्ट करने के बजाय खुद इंप्लीमेंट करके समझें। अगर दिक्कत आती है तो आप हेल्प ले सकते हो कोड से। इसीलिए ये जो कॉन्सेप्ट हमने बनाया इसका कोड आपको गिटहब पे मिल जाएगा। गिटहब की लाइब्रेरी पे जाएंगे आप हमारे गिटहब पे .com पे, तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी बताया था रिपोजिटरी के अंदर आपको मर्न का जो अभी तक का जितने भी कोड हैं वो सारा यहाँ पे अपडेट मैंने कर दिया है। तो यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं इस कोड को। अब इसमें जो एक कॉन्सेप्ट हो जाता है पासवर्ड का, क्योंकि हमने यहाँ तक देख लिया कैटेगरी इंसर्ट करा के देखो प्रोफाइल का, पासवर्ड का ये मैं नहीं बताने जा रहा हूँ अब आगे इस वीडियो में, मर्न का कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं। रीजन की नोट जेएस की सीरीज में हमने ये ऐड पासवर्ड का कॉन्सेप्ट पहले पढ़ रखा है। पासवर्ड कैसे इंसर्ट करते हैं, इंसर्ट मतलब ऐड करने का तरीका हमने ऑलरेडी यहाँ पे पढ़ रखा है, और नोट जेएस में मैंने पासवर्ड इंसर्ट अप व्यू और उसका डिलीट करने का सारा बता रखा है। तो जो लोग मेरे नोट जेएस वीडियो को फॉलो किए, नोट जेएस के एपीआई को फॉलो किया है, क्योंकि इसके लिए एपीआई हमने बना रखी है। एपीआई का ऐसा नहीं कि एपीआई बना हुआ है, बस आपको फ्रंट से डाटा इंसर्ट कराने के लिए फॉर्म बनाना है और डाटा एंट्री करके पास करना है एपीआई पे, वो अपने आप ही ऐड हो जाएगा। अगर आपको डाउट है तो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे एपीआई के अंदर हमने यहाँ पे कंट्रोलर, यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पे पासवर्ड, ये देखिए पासवर्ड के लिए यहाँ पे एपीआई हमने बना रखा है ऑलरेडी। पासवर्ड इंसर्टेड का, यहाँ पे फैच करने का, और यहाँ पे पासवर्ड को आईडी वाइज फैच करने का, ये कॉन्सेप्ट हमने ऑलरेडी बना रखा है। तो एपीआई बना हुआ है वो, अगर एपीआई की सीरीज आपने पूरी देखी है तो आपको मिल जाएगी एपीआई कैसे बनाते हैं। बस इंसर्ट करने का है तो फॉर्म कैसे बनाते हैं ये मैंने बता दिया। फॉर्म में डाटा अगर एंट्री करें तो आगे फिर वैल्यू कैसे पास करते हैं एपीआई पे, वो भी कॉन्सेप्ट बना दिया। तो कॉन्सेप्ट सारा बना हुआ है, बस आपको इम्प्लीमेंट करना है। तो अब नोट जेएस में या मर्न में कोई भी आगे हम नहीं काम कर रहे हैं। अब कोई भी वीडियोस पे, हाँ बीच में देखेंगे कोई ऐसा कॉन्सेप्ट आप लोग की तरफ से कमेंट आता है जिसपे मुझे लगेगा कि हाँ वीडियो बनाना चाहिए, तो डेफिनेटली मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा। बट यहाँ पे हम इसको स्टॉप करते हैं, यहीं पे मर्न को हम यहाँ पे क्लोज करते हैं अपने वीडियोस को मर्न कॉन्सेप्ट पे। अब हम आगे डिफरेंट कॉन्सेप्ट पे, नए टेक्नोलॉजी पे बात करेंगे। और होप मैं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट सोच रहा हूँ कि एसईओ का कुछ कॉन्सेप्ट बताया जाए, क्योंकि आप डेवलप तो कर लेते हैं वेबसाइट, बट यूजर फ्रेंडली अगर एसईओ नहीं होगा तो आज के करंट के टाइम में कोई काम नहीं है वेबसाइट का। अगर एसईओ फ्रेंड वेबसाइट होगा तभी आप उसको अच्छे तरीके से आपके आगे काम आएगा, या फिर आपके क्लाइंट के लिए वो बेनिफिशियल होगा। तो एसईओ का क्या क्या ध्यान रखना होता है जब हम वेबसाइट डेवलप करते हैं, ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को मैं बताऊंगा। एसईओ का एक वीडियो बनाऊंगा उसमें, और थोड़ा थोड़ा और उसमें बताऊंगा। 2-3 वीडियो में हम इस चीज़ को प्रॉपर कवर करेंगे कि एसईओ फ्रेंडली वेबसाइट कैसे बनाते हैं, चाहे वो किसी भी टेक्नोलॉजी पे आप वेबसाइट बना रहे हो, ठीक है। तो आई होप आज का जो मेरा लास्ट वीडियोस था मर्न पे, और जो मैं बताना चाह रहा था वो आपको मिल गया होगा। आपका इन्फॉर्मेशन ये जो भी मैं बताया है वो आपको यूजफुल होगा, ठीक है। तो आज के लिए यहीं रोकते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे बात करेंगे, वो चाहे कौन सी वीडियो होगा जो मैंने बता दिया ऑलरेडी, एसईओ से पर्पज से रिलेटेड होगा। देन हम आगे जो आगे के टेक्नोलॉजी है, एंगुलर है या फिर पाइथन है, इन पर हम काम करेंगे। तो आज के लिए रोकते हैं। बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए।